पर भरोसा नहीं है। हमें बस त्रिपाठी और रमेश को किसी भी तरह से जेल के सलाखों के पीछे देखना है। उन्होंने जो किया है उसकी माफी नहीं मिलने वाली। रामू ने कहा, त्रिपाठी एक जगह मिल सकता है दीदी। हमने उसे कई बार वो शहर के बाहर, जो बार है ना, वहां जाते देखा है। साले तुम क्या करने गए थे वहां पे? जगदीश के ये कहने पर रामू ने कहा, अरे वो तो हम काम से आते जाते थे तो देखे थे बस। और सच्ची दीदी, हम तो दारू गांजा यहाँ तक कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाए हैं। सिद्धि ने कहा, अच्छा किए हो, नहीं तो जिस हाथ में तुमने बोतल को पकड़ी होती ना, वो उखाड़ के फेंक देते। अब चलो जरा, चल के देखे वहां पर भी, कल से ही गायब है। ये बोलकर वो उठी और बाहर निकल आई। इधर राजस्थान के मॉल में अनाया कपड़े देख रही थी और रुद्राक्षी वहीं बैठी थी। उसे कुछ नहीं चाहिए था। जानवी भी अनाया के साथ ही थी। रुद्राक्षी इधर उधर देखे जा रही थी। इतने में उसकी नजर बाहर गेट की तरफ गई। उसने देखा वहां विवान आया हुआ था। वो उठी और बाहर जाने लगी, पर बाहर विवान नहीं था। वो नजरें घुमा के देखने लगी। तभी उसने देखा कि विवान एक रेस्टोरेंट में घुस गया। वो भी उधर चल दी। जाते वक्त वो किसी से टकरा गई। उस लड़की का सामान गिर गया। रुद्राक्षी ने उससे कहा, सॉरी, मैं उठा देती हूँ। ये बोलकर उसने उसका सामान उठाया और उसे देखकर वो रेस्टोरेंट के अंदर गई। वो देखने लगी तो उसे विवान कहीं नहीं दिखा। तभी उससे रेस्टोरेंट के वेटर ने कहा, मैम, आपको कुछ चाहिए? तभी रुद्राक्षी की नजर विवान पर गई। वो उसके पास जाने के लिए बढ़ी तो उसने देखा, उसके पास आकर आकाश बैठ गया। उसका असिस्टेंट उसके पीछे खड़ा था। वो तुरंत दूसरी तरफ हट गई। उसने वेटर से कहा, क्या वो सीट खाली है? मैं बैठ सकती हूँ वहां पर? वेटर ने कहा, जी ऑफ कोर्स। रुद्राक्षी जाकर उनके आगे वाली टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। उन दोनों के बीच लकड़ी की दीवार थी। रुद्राक्षी बैठी चुपचाप बस उनकी बातों को सुनने लगी। विवान ने आकाश से कहा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या काम है? आकाश ने कहा, अरे विवान जी, रुके, आप कुछ लेंगे? समथिंग स्ट्रॉन्ग या लाइट? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बताएं, आपने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? उसके ये कहने पर वो बोला, मैंने सुना था आप अपने भाई से दूर रहते थे। मतलब सिर्फ भाई से नहीं, अपनी माँ से भी। लेकिन ऐसा क्या था और आज आप अपने भाई के साथ रहने आ गए? वो भी ऐसे जब आपकी माँ का कत्ल आपके भाई ने किया है। बस आपको गुस्सा नहीं आया जब आपने ये सुना आपके भाई ने आपकी माँ को मार दिया? विवान ने उससे कहा, जब सिर्फ आपको कहानी का एक पहलू पता हो तो बातों को ज्यादा बोला नहीं करते। मेरी माँ कैसी थी और मेरा भाई कैसा है, ये मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, समझे आप? अगर आप ये बकवास करने मुझे यहाँ बुलाएं तो मैं जाना चाहूंगा, प्लीज। ये बोलकर वो उठने लगा तो आकाश ने कहा, अरे विवान साहब, आप तो नाराज हो गए, बैठे। विवान बैठा तो आकाश ने कहा, उसे बुरा बहुत लगा ये जानकर कि आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। आपको भी लगा होगा, आखिर आप तो उनके असली बेटे थे। आर्यन जी सौतेले हुए तो क्या हुआ, माँ के जाने का दुख तो होता ही है। अरे ऐसी माँ जो अपने बेटे यानी आपके लिए लड़ती रही, पर देखिए अंत में उसे मिला क्या, सौतेले बेटे के हाथ से मौत। बहुत दुख हुआ ये जानकर। वैसे क्या होता अगर आपके नाम आपके पिता एक रियासत देकर चले जाते तो? लेकिन देखो, उन्होंने भी जो भी देना था सब कुछ सिर्फ आर्यन को दिया, चाहे वो बिजनेस था या फिर रियासत थी। आपको क्या मिला? सिर्फ दर्द। ये तो बहुत गलत बात है। विवान ने उसे देखते हुए कहा, क्या गलत है इसमें? आर्यन भाई बड़े थे और उन्हें ये सब मिलना चाहिए था। और हाँ, गलत मेरे पिता नहीं, मेरी माँ थी। जानते ही क्या आप मेरी माँ के बारे में? वो एक ऐसी औरत थी जो अपने पति की नहीं हुई, बेटे की नहीं हुई। उन्होंने मेरे पिता का कत्ल किया। उनकी वजह से मुझे सब छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि मैं अपने भाई से नजरें नहीं मिला सकता था। कैसे उनका सामना करता, कैसे उनसे कहता कि मेरी माँ ने हमारे पिता का कत्ल कर दिया, वो भी सिर्फ कुछ जायदाद के लिए, एक रियासत के लिए। उन्होंने पिता को ही छीन लिया। उन्होंने भाई के जहन में नफरत भर दी। आकाश साहब, मेरे भाई एक बहुत अच्छे इंसान है।
जब उन्हें सब पता चला तब भी वो माँ को माफ करना चाहते थे, और उनकी जिद और पागलपन उन्हें मौत तक ले गई। वो किसी के लिए खुद को नहीं सुधार पाई, न मेरे लिए न किसी और के लिए। वो सिर्फ खुद से प्यार करती थी और खुद से ही प्यार करते हुए मर गई। उन्होंने कभी मेरी बात नहीं मानी, कभी नहीं सोचा कि एक बेटे के लिए सब बदल दूं, सब छोड़ दूं और अपना गुनाह मान के आगे बढ़ूं। वो तो बस बदला चाहती थी, एक ऐसा बदला जिसमें उनका नाम तक नहीं था। ना जाने कैसा पागलपन था, भगवान जाने। इसलिए उनका अंत ऐसा हुआ, समझे? या कुछ और जानना है? उसके ये कहने पर आकाश ने कहा, वाओ, अपनी असली माँ से इतनी नफरत, क्या बात है। और अपने भाई के लिए इतनी वफादारी, कमाल है। पर मैं इसे गद्दारी कहूंगा, क्योंकि जैसी भी थी वो तुम्हारी माँ थी। उन्होंने तुम्हारे लिए ये सब किया और तुमने उनका साथ देने के अलावा उन्हें छोड़ दिया। बहुत बदनसीब थी वो, जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया, उस बेटे ने तो कभी उनका साथ किया, उनसे प्यार भी नहीं किया। विवान ने कहा, साथ और प्यार उससे किया जाता है जो सही हो, जो हर पग पग पर गलती करे और उसके बाद गुनाह करे। उससे नफरत ही होती है, उससे प्यार नहीं होता। मेरी माँ गलत थी क्योंकि उन्होंने मेरे पिता से रिश्ता अपने बदले को पूरा करने के लिए किया। उनके पास बेशुमार दौलत थी, इसलिए किया। उन्हें तो कभी मेरे डैड से प्यार ही नहीं था। उन्होंने फायदा देखा, बस मेरे भाई को भड़काया और उन्हें यहाँ लाई ताकि वो भाभी के घर वालों से दुश्मनी निकाले। पर देखो, वक्त ने अपना फैसला किया। मेरे भाई ने उन्हें मौका दिया पर ऊपर वाले ने नहीं, इसलिए वो आज नहीं है। और हाँ, सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, आपकी बहन भी। वो गलत थी और आप उसकी मौत का बदला लेने यहाँ चले आए, जब आपको पता था कि आपकी बहन गलत कर रही है। लेकिन तब भी आपने कुछ नहीं किया, उल्टा यहाँ उसके मरने पर बदला लेने चले आए। यही गलतियां हमें बताती हैं कि हम कैसे हैं। पर कोई नहीं, आप भी जान जाएंगे जब मुंह की खाएंगे, जैसे आपकी बहन ने खाया। नाउ प्लीज। ये बोलकर वो उठा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आकाश ने कहा, मन तो कर रहा है इसे भी उसकी माँ के पास भेज दूं। इतने में रुद्राक्षी उसके सामने खड़े होते हुए बोली, ऐसा सोचना भी मत, वरना लंदन मटकी में भी वापस नहीं जाओगे, समझे? और असिस्टेंट साहब, अपने साहब को समझाओ, कुछ दिमाग दो, कहीं राजस्थान इनका लास्ट विजिट हो, उसके बाद ये कहीं जाने के लिए ना बचे। आकाश ने कहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप यहाँ पर? लगता है सब सुना है आपने। जी हाँ, और ये भी कैसे आप विवान जी को राजा साहब के खिलाफ भड़का रहे थे। इस बार तो मेरे देवर ने आपको समझा दिया, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा तो सोचने के लायक नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो जाने लगी तो आकाश ने उसका हाथ पकड़ के मोड़ा और उसके गर्दन को दबोचते हुए कहा, क्या जब देखो आप भड़की हुई रहती हैं हमसे रुद्राक्षी जी। इतने भी बुरे नहीं हैं हम, जो आप ऐसे हमसे बात करती हैं। वैसे कोई नहीं, आपकी ये जो नज़ाकत है ये हमें बहुत पसंद है। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप मेरे साथ क्यों नहीं हो जाती? उस आर्यन से ज्यादा प्यार करूंगा। रुद्राक्षी ने सामने रखी टेबल के कॉफी को उठाया और उसे आकाश के ऊपर फेंक दिया, जिससे आकाश ने उसे छोड़ दिया। रुद्राक्षी ने अपना गला पकड़ते हुए उसे देखा। आकाश अपने चेहरे से कॉफी को साफ करते हुए उसके तरफ बढ़ा तो रुद्राक्षी ने उसका हाथ पकड़ के मोड़ा और उसके सिर को टेबल पर रख दिया। उसका असिस्टेंट पास आता उससे पहले ही रुद्राक्षी ने कहा, वहीं खड़े रहो, कहीं मैं उसकी मुंडी यहीं ना तोड़ दूं। और तुम आकाश साहब, इतनी क्या जल्दी है आकाश पर जाने की? कुछ वक्त रह लें धरती पर सही सलामत। और हाँ, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे अपने पास रखने की, क्योंकि तुम जैसे आदमी मेरे महल में नौकर होते हैं। तो अब दोबारा अपनी औकात नाप लेना। मैं माधवगढ़ की राजकुमारी हूँ, कोई राह चलती लड़की नहीं, और तुम जैसे कई बिजनेसमैन को अपने सामने झुकाने की हिम्मत रखती हूँ। और हाँ, प्रेम एक से होता है, जो उस रुद्राक्षी सिंह ने कर लिया है। अब तो मरते दम तक उससे उसके प्यार को कोई नहीं छीन सकता। तो तू क्या कर लेगा? पहले भी कहा है, अब कह रही हूँ, अभी भी सुधर जाओ,
वरना कहीं अपनी बहन की तरह हश्र ना हो तुम्हारा। ये बोलकर उसने उसे छोड़ दिया तो आकाश ने कहा, तूने मुझे मेरी औकात दिखाई है ना, मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। तूने मुझे अपने महल के नौकर के बराबर बोला है ना, अब देख क्या होता है। ये बोलकर वो वहां से चला गया। रुद्राक्षी ने वेटर को बुलाया और उसके हाथ में पैसे रखते हुए कहा, सॉरी, और आपका जो नुकसान हुआ उसके लिए सॉरी अगेन। ये बोलकर वो वहां से चली गई। दूसरी तरफ अनाया सामान लेकर जानवी के साथ रुद्राक्षी को खोज रही थी, पर उसे वो कहीं दिख नहीं रही थी। अनाया ने कहा, ये लड़की भी अजीब है, पता नहीं कहाँ गई है, बता के नहीं जा सकती थी, एक तो फोन भी नहीं उठा रही है, चलो ऊपर देखते हैं। ये बोलकर वो जानवी के साथ मुड़ी तो पीछे से आ रहे लड़के से टकरा गई। उसके हाथ से सारे पैकेट छूट के नीचे गिर गए। अनाया ने देखा तो विवान खड़ा था। विवान ने उसे देखकर कहा, सॉरी, वो मैं अपने फोन में देख रहा था, सॉरी, मैं उठा देता हूँ। ये बोलकर वो सामान उठाने लगा। जानवी ने कहा, विवान जी, आप यहाँ पर शॉपिंग करने आए थे? अरे नहीं जानवी जी, मैं तो बस किसी से मिलने आया था, उससे मिल के बाहर की तरफ ही जा रहा था। आप सब यहाँ पर? विवान ने सामान उठाकर अनाया को दिया। जानवी बोली, हम तो शॉपिंग के लिए आए थे, शॉपिंग करके जब आए तो देखा रुद्राक्षी गायब थी, पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। नीचे सब तरफ देख लिया, बस ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहे थे। तभी रुद्राक्षी भागते हुए आई और सबसे बोली, सॉरी सॉरी, वो हम वॉशरूम गए थे, सॉरी। अरे विवान, आप यहाँ? क्या बात है, भाई के लिए शॉपिंग करने आए थे? गुड। जानवी ने कहा, जी नहीं, वो शॉपिंग करने नहीं आए थे, किसी से मिलने आए थे। इस पर रुद्राक्षी ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, ओहो, किसी से मिलने? कौन है वो खास इंसान जिससे ऐसे चोरी चोरी छुप के मिलने आप यहाँ आए हैं? हमें बताओ, हमारी शादी होने के बाद हम आपकी भी शादी करवा देंगे, पक्का। विवान ने कहा, अरे भाभी शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो आकाश ने बुलाया था, मैं उससे मिलने आया था। उसके इस बात पर तीनों उसे देखने लगे। अनाया ने कहा, ये तो वही है ना जो उस रात महल आया था और धमकी देकर गया था, पर आप उससे क्यों मिलने आए थे? कहीं अपने भाई को धोखा तो नहीं देने वाले? विवान ने कहा, मैं ऐसा करने से पहले मरना पसंद करूंगा मिस अनाया सिंह ठाकुर। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उनके लिए बुरा सोच नहीं सकता। अनाया ने कहा, रिश्ते कब बदल जाते हैं विवान प्रताप सिंह, ये कोई नहीं जानता। वैसे भी आर्यन जी तो आपके सौतेले भाई हैं, तो आपको बदलने में कौन सा वक्त लगेगा। हर बार सौतेली चीज गलत नहीं होती मिस ठाकुर, कभी कभी सिर्फ सोच गलत होती है, इतना समझ लो। उसके ये कहने पर वो बोली, यू आर राइट, कभी कभी रिश्ते नहीं, सोच गलत होती है, और सोच कभी भी बदल सकती है। वैसे नेवर माइंड, अभी चलना चाहिए, बहुत वक्त हो गया। उसके जाने के बाद रुद्राक्षी ने कहा, विवान, आप प्लीज प्लीज नाराज मत होना, आप जानते हैं ना वो ऐसी ही है, प्लीज आप उसकी बात का बुरा ना माने, हमें पता है आप कुछ गलत नहीं कर सकते हो। विवान उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। तीनों बाहर आए और अपनी अपनी कार में बैठकर निकल गए। रात का वक्त, बनारस शहर के बाहर बने बार में त्रिपाठी डांस फ्लोर पर दारू पीते हुए एक लड़की के साथ झूम रहा था। बहुत लाउड म्यूजिक चले जा रहा था। इतने में बार के बाहर सिद्धि की जीप रुकी। वो उतरी और रामू से बोली, काबे, यही है, यही देखे तो उस त्रिपाठी को। रामू ने कहा, जी दीदी जी, यहीं आता है त्रिपाठी। सिद्धि अपने आदमियों के साथ हाथ में गन लिए अंदर गई। जब वो अंदर जाने लगी तो सब लोग जो वहां कॉरिडोर में भीड़ लगा के खड़े थे वो हटने लगे। उसे देखकर सिद्धि ने कहा, साला इतना माल खाया पर मरने के लिए यही मिला, कौन अच्छे बार में चला गया होता, यहाँ साला हमारी खुद की इंसल्ट हो रही है। ये कहते हुए वो अंदर आ गई। उसने नजर घुमाया तो देखा त्रिपाठी डांस फ्लोर पर था और म्यूजिक बहुत तेज था। रामू और जगदीश ने त्रिपाठी को देखा तो वो दोनों आगे बढ़े और जाकर त्रिपाठी को पकड़ लिए। त्रिपाठी ये देखकर घबरा गया। ये सब हुआ तो सब डांस फ्लोर पर नाचना भूल के उसे देखने लगे। इतने में सिद्धि आगे आई। उसे देखकर सबके गले सूख से गए। सब साइड हट के खड़े हो गए।
तभी त्रिपाठी ने कुछ लोगों को इशारा किया तो वो भीड़ में से निकल के आए और सिद्धि पर वार कर दिए। सिद्धि जाकर आगे गिरी तो रामू और सिद्धि के बाकी आदमी उसके पास आने लगे। सिद्धि उठी और उन्हें हाथ दिखा के आने से रोक दिया। उसने अपने माथे से रिस रहे खून को देखा और उनसे बोली, त्रिपाठी, एक वक्त के लिए हम अपने खून के लिए तुम्हें माफ कर देते, लेकिन तुम साले बहुतों के खून किए हो, इसलिए तुम्हें तो यहाँ से उठा कर ले जाएंगे आज। ये कहते हुए उसने सामने से आ रहे लड़के के सिर पर शराब की बोतल मारी और दूसरे का सिर पकड़ के टेबल पर दे मारा और तीसरे के पैर में टूटे हुए कांच की बोतल को मारा। चौथा आदमी अपनी ही जगह पर खड़ा रहा। सिद्धि ने कहा, काबे, तुम नहीं आओगे? आओ, आजमा लो हमें। उसके ये कहने पर वो आदमी भाग गया। सिद्धि के आदमी ने चेयर लाकर रखा तो सिद्धि उस पर गन लेकर बैठ गई। त्रिपाठी को जगदीश और रामू पकड़कर खड़े थे। सिद्धि ने कहा, त्रिपाठी साहब, घपला इतना बड़ा किया और आए भी तो इतने घटिया जगह पर। अरे कौन ढंग की जगह देखते, इतना भी बैकवर्ड नहीं है हमारा बनारस। पर चलो, जैसी सोच वैसी जगह। तो क्या सोचे, कहाँ तक भाग लोगे? त्रिपाठी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, सिद्धि, छोड़ दे हमको, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हम बता रहे हैं, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। सिद्धि ने कहा, बेटा, तुम खुद तो मौत के सामने खड़े हो और मौत की धमकी हमें देते हो। ये तो साला बहुत बुरी बात है। वैसे तुम्हें बता दे, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कम बुरे काम किए हैं और जो किए उसके लिए महादेव से माफी मांगे हैं। पर साला तुम तो गुनाह कर बैठे, और तो और तुम्हारे जो हाथ हैं वो बहुत से खूनों से रंगे हैं और उसका फैसला अब होगा। तुमने जो किया वो कानून के साथ बनारस के लोगों की नजर में भी गलत था। तुमने साला हमारे चाचा के साथ मिलके हमें बनारस के लोगों के सामने बदनाम करना चाहा। अरे बदनाम हो जाते हम, पर उसके लिए मासूम लोगों की जान काहे ले लिए? बोलो, किसने हक दिया था तुम्हें? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो इतने गुनाह किए हैं कि उसका पता खुद तुम्हें नहीं होगा। पर अब बस, अब चलो, तुम्हारा जुलूस निकाल। इंस्पेक्टर साहब, आ जाओ। उसके बुलाने पर इंस्पेक्टर अंदर आया और त्रिपाठी को पकड़ लिया। त्रिपाठी ने कहा, तू भी बचेगी नहीं, देख लेना। सिद्धि ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, मौत से हम डरते नहीं हैं, पर गलत होकर मारे ऐसा काम भी हम करते नहीं। ले जाओ इंस्पेक्टर साहब, और ध्यान रखना इनकी खातिरदारी अच्छे से हो। उसके कहने पर इंस्पेक्टर उसे लेकर चले गए। सिद्धि भी वहां से निकल गई। इधर रात के वक्त अनाया अपने कमरे की बालकनी में खड़ी विवान के बारे में सोची जा रही थी। उसने खुद से बोला, क्या ये विवान जैसा सबके सामने खुद को दिखा रहा है? क्या सच में ये ऐसा ही है? मुझे नहीं लगता। जिसकी माँ ऐसी थी वो कैसे शांत है, और इतना शांत ये जानकर कि उसकी माँ की जान आर्यन ने ली है। कहीं ये लड़का गेम तो नहीं खेल रहा है? ये सोचते हुए वो दूर चमक रहे चांद को देख रही थी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप फनी वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाकर उस पर क्लिक कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स आपको वो वीडियो कैसा लगा।